दोस्तों हमने स्कूल में जो इतिहास पढ़ा, बड़े होकर के भी हम जितना भी पढ़ते रहे, चाहे वो मीडिया के थ्रू हम तक जो चीज़ें पहुँची, प्रिंट मीडिया या जिसे कहिए मैगज़ीन्स के माध्यम से या किताबों के माध्यम से या फिर हमारी फ़िल्मों के माध्यम से भी हम तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँची, उसमें अपने हमने अपने हिंदुस्तान की बहुत सारी बुराइयाँ भी देखी। जैसे जाति व्यवस्था, जैसे सती प्रथा, हमारे देश में कई तरीके की बुराइयाँ थी। हमने कई तरीके के लड़ाइयाँ भी जो हमारे देश में हुई वो भी पढ़ी। लेकिन दोस्तों हमें ये कभी नहीं बताया गया कि इसी तरीके की चीज़ें दुनिया में भी बहुत सारी हुई हैं। ना हमें वो इतिहास में पढ़ाया गया, ना हमें उसकी डिटेल कभी बताई गई। तो हम हुआ क्या कि हम अपने आप को छोटा देखने लगे और हमें ऐसा लगने लगा कि हम में बहुत सारी कमियां हमारे इतिहास में रही हैं, हमारे देश में रही हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि दुनिया में, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हों, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो बुद्धिस्ट्स हों, चाहे वो और भी तमाम कम्युनिटीज़ हों, क्योंकि अपना तो हम देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं। तो इसके साथ-साथ हम उनके भी बारे में आज कुछ जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे विच हंटिंग, जैसे एंटीसेमिटिज़्म, जैसे व्हाइट सेक्स स्लेवरी, जैसे अमेरिका में नेटिव अमेरिकन्स के साथ जो हुआ, साउथ अफ्रीका में जो नस्ल भेद हुआ, यजीदी मुस्लिम्स के साथ क्या हुआ, अहमदिया मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, पारसी कम्युनिटी के साथ क्या हुआ। इस तरीके की बातें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमने बहुत सारी बुराई ब्रिटिश के द्वारा और उसके बाद जो ब्रिटिश के, जैसे कि हमने पहले बात की है, ब्रिटिश के दरमियान एक नरेटिव, क्योंकि ब्रिटिश इसमें बड़े माहिर थे, वो नरेटिव बहुत बढ़िया चलाते थे ताकि उसमें एक सोसाइटी को, एक समाज को डिफेंसिव कर दिया जाए, उनकी सोच को, उनके ब्रेन को इस तरह से उनको एहसास दिला दिया जाए कि तुम गलत थे और तुम्हारी सोच गलत थी और तुम तभी ठीक हो सकते हो जब हम जैसे अंग्रेज़ या हम जैसे लोग जो यूरोप से या मिडल ईस्ट से आएंगे और हम तुम्हें गाइड करेंगे, तो ये तभी तुम लाइफ में ग्रो कर सकते हो। तो ये एक नैरेटिव हमेशा से ब्रिटिश ने चलाने की खास तौर पे कोशिश की और भी जो इन्वेडर्स भारत में आए उन्होंने भी इसी तरीके से हिस्ट्री को लिख करके भारत को सौंपा ताकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस मिटे और वो कॉन्फिडेंस हम में कम हुआ भी, जाहिर सी बात है। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना हम देखें कि दुनिया में भी ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में हमें बात करना चाहिए। तो जैसे मैंने सती प्रथा के बारे में आपसे बात की, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं कि यूरोप में विच हंटिंग एक नाम बहुत चला। विच हंटिंग, जहाँ पे विच का मतलब होता है चुड़ैल, तो औरतों को चुड़ैल घोषित करना, हालांकि इसमें कुछ मर्द भी मारे गए, ये कह करके कि ये जादू टोना करते हैं। एक दौर था यूरोप में जहाँ पर जो चर्च होती थी, चाहे वो प्रोटेस्टेंट चर्च हो चाहे वो कैथोलिक चर्च हो, उनको ये राइट्स दिए गए लॉ बना करके कि वो जादू टोना करने वाले लोगों के खिलाफ ट्रायल चला सकते हैं, केस चला सकते हैं और उन्हें सज़ा दे सकते हैं। और उस पीरियड में चर्च का बहुत बड़ा रोल रहा और उसमें हज़ारों महिलाएं, लगभग 30,000 टू 60,000 महिलाओं को जिंदा जलाना या सूली पे चढ़ा देना, फांसी लगा देना, ये घटनाएं यूरोप में हुई। तो जो महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में अंग्रेज़ हमें बता गए और इंग्लैंड इसका केंद्र रहा और भी यूरोपीय देशों में जो क्रिश्चियन डोमिनेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये होता रहा। तो मैं आपको ऐसी कई घटनाएं आज बताता हूँ कि इतिहास में क्या क्या हुआ। तो आइए विच हंटिंग से शुरू करते हैं। इसमें क्या है, चुड़ैल को मारना। तो मैंने जैसे आपको बताया 35,000 से 60,000 महिलाओं को जिंदा जलाकर मार दिया गया या फांसी दे दिया गया। इसमें प्रमुख भूमिका कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट चर्च की थी। चर्च के चर्च ने कानून बनवाए थे, जैसे 1604 का जेम्स प्रथम का अधिनियम, जिसमें पादरियों को ट्रायल और सज़ा देने का अधिकार मिला। चर्च द्वारा महिलाओं को चुड़ैल घोषित कर जिंदा जलाने या फांसी देने की क्रूर प्रथा चली। सबसे ज़्यादा जर्मनी, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, स्पेन में ये काम हुआ। चर्च ने मैथ्यू हॉपकिंस जैसे विच फाइंडर्स को नियुक्त किया, उनका सहारा लिया और ये घटनाएं की गई। एज लेट एज 1800, सन 1800 में अन्ना क्लेम्स की डेनमार्क में हत्या हुई। 1836 में
क्रिस्टीना सिनोवा को पोलैंड में मारा इसी पर। और 1830 में फ्रांस में, ये मैं बता रहा हूँ लास्ट में कब तक हुआ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा 1450 से लेकर के 1750 के बीच में मेजर घटनाएं घटी, लेकिन ये लास्ट में कब तक आया है देखिए। सन 1830 में फ्रांस में एक औरत को जिंदा जला दिया गया था, और ये घटना फ्रांस में हुई थी। तब तक ये विच हंटिंग चली है दोस्तों। तो विच हंटिंग के नाम पे इतनी महिलाएं मारे गई। आइए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। वाइट सेक्स स्लेवरी, सफेद रंग की जो गोरी महिलाएं हैं उनकी सेक्स स्लेवरी, उनका शारीरिक उत्पीड़न। अब देखिए, हिस्टोरिकली enslavement and trafficking of European women mainly for sexual exploitations, ठीक है, ये यूरोपियन वुमेन के साथ ये होता रहा। और सबसे ज़्यादा ये हुआ रशिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में, उन्हें काकेशियन हिंदी में कहते हैं और सिरगैजियन गर्ल्स लिखते हैं, जो भी उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन हो। वहाँ की लड़कियों को विशेष रूप से टारगेट किया गया, और इन लड़कियों को ले जाते थे, उनसे सेक्स स्लेवरी करवाना, उन्हें बेचना, और ये पूरे यूरोप में ये चलता रहा। और सबसे ज़्यादा जर्मनी, फ्रांस, इटली में ट्रैफिक्ड विमेन ट्रांसपोर्ट की गई। और ऑटोमन एम्पायर, जिसे उस्मानी साम्राज्य या तुर्क साम्राज्य कहा जाता है, वो भी इसमें इंगेज्ड थे इन द ट्रेड ऑफ वाइट गर्ल्स फॉर, मतलब ये भी करते थे इसमें। और जब तक कि इंटरनेशनल प्रेशर आया उनके ऊपर इसे बैन करने का इन मिड 19th सेंचुरी, तो ये वाइट सेक्स स्लेवरी है जिसमें मिलियंस ऑफ विमेन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, मिलियंस ऑफ विमेन वेर अफेक्टेड। तो और ये आप समझिए 15th to 18th सेंचुरी का ये दौर रहा है। तो इन 300 सालों में इस हद तक वाइट सेक्स स्लेवरी चली है। तो मैंने अब आपको बताया कि विमेन का क्या हाल था सो कॉल्ड यूरोप में एंड मिडल ईस्ट में, जो हमें बताते हैं कि हमारे यहाँ हमने विमेन को सप्रेस किया है। मैं ये नहीं कहता कि भारत ने विमेन को सप्रेस नहीं किया है, या अगर किया है तो मैं उसे भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो गलत है वो बेहद गलत है, लेकिन हमें इस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है कि ये दुनिया में हर जगह होता रहा है, ठीक है, और सब ने इससे पार पाया है, सब इससे आगे बढ़े हैं। तो हम शर्मिंदा होकर खुद को दूसरों से पीछे ना समझें। हम इस बात के लिए ज़रूर शर्मिंदा हों कि इतिहास में ऐसी घटनाएं घटी, उस बात का हमें दुख होना चाहिए। शर्मिंदा से ज़्यादा हमें दुख होना चाहिए, चाहे वो जाति व्यवस्था हो, चाहे वो किसी भी और प्रकार की सामाजिक बुराई जो हमारे समाज में थी। लेकिन हमें दूसरों से कम अपने आप को नहीं समझना है, क्योंकि इससे ज़्यादा बुराइयाँ, इससे ज़्यादा खराबियाँ आपको दुनिया में मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं एंटी सेमिटिज्म की। ये एंटी सेमिटिज्म वर्ड आपने सुना होगा, जो यहूदी कम्युनिटी, ज्यूज़ के खिलाफ एक माहौल हमेशा से बना, क्योंकि उनकी पूजा करने की पद्धति अलग थी। उनकी वो एक आइसोलेटेड रहते थे, अपनी पूजा अलग तरीके से करते थे। तो जब से क्रिश्चियनिटी का उदय हुआ, तब से उनके खिलाफ एक नफ़रत का माहौल बना। और ख़ास तौर पे जब जीसस क्राइस्ट की मृत्यु हुई, जिसमें करीब, मैंने पहले बताया था कि लगभग 100 यहूदी जो थे, उन्होंने पीछे पड़ के उनको सूली पे चढ़वाया था, तो उसकी नफ़रत आज तक यहूदियों को भुगतनी पड़ती है। और यहूदियों के ऊपर, जिसमें बस वो जैसे यहाँ वहाँ बिखर के, क्योंकि जहाँ इज़राइल था पहले, जहाँ उनका इज़राइली देश था बहुत पहले, करीब 3 साढ़े 3 हज़ार साल पहले, उसके बाद दूसरे आक्रमण होते रहे, वो वहाँ से भागते रहे। तो जहाँ जहाँ इज़राइली गए, कई देशों में उनके ऊपर, मासूम लोगों पे, आम लोगों पे इस नफ़रत, एंटी सेमिटिज्म का मतलब है एक नफ़रत जो यहूदी के खिलाफ जागी है लोगों में, या जागी थी। तो वो नफ़रत के वो शिकार बनते रहे, और बच्चों को, आम लोगों को खूब टारगेट करके मारा गया है। तो आइए हम उसमें देखते हैं एंटी सेमिटिज्म। इसमें आपको मिलेगा यूक्रेन और पोलैंड में करीब 40,000 से 1 लाख यहूदियों को मारा गया था 1648 से 1657 में। उसके बाद देखिए, इंग्लैंड एंड यूरोप में 11 to 13 सेंचुरी सेवरल थाउजेंड ज्यूज, कई हजार ज्यूज मार डाले गए थे, जिसे
रीनलैंड मैसेकेर के नाम से जाना जाता है। 4000 ज्यूज मारे गए थे ग्रेनेडा में 1066 में। 400 से 500 ज्यूज मारे गए थे पेरिग्वे में 1389 में। और उसके बाद आपको ये पता है कि जो एक नाजी जो जर्मनी के थे, जो हिटलर का एक केस आता है जिसमें होलोकॉस्ट का शिकार होना पड़ा, 1939 से 1942 के बीच में 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया, सिर्फ इस बात के लिए कि वो यहूदी हैं, वो कुछ कर नहीं रहे थे। सिर्फ यहूदी कौम के लिए जो एंटीसेमिटिज्म, जो ये नफरत उनके खिलाफ थी, उसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों को भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए जाते थे, जिसके अंदर एक पूरी खेप इंसानों की उसमें भेजी जाती थी। समझ लीजिए एक बहुत बड़ा सा कमरा जिसके अंदर जहरीली गैस डाली जाती थी, जो नाइट्रोजन गैस होती है, उसको, उसके कंपाउंड को, उस गैस को, जहरीली गैस को उसमें डाला जाता था और वो लोग दम घुट के मर जाते थे। उनकी डेड बॉडीज को हटा करके फिर अगले लोगों को भेजा जाता था। 6 मिलियन ज्यूज वर किल्ड। 60 लाख के आसपास ज्यूज मारे गए हैं। और ये काम किया है क्रिश्चियंस ने ज्यूज के खिलाफ। तो अब आप इस बात को समझिए। अगर आप इन शॉर्ट देखें तो यूक्रेन, पोलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप saw large scale deaths and displacements of Jews population before Nazi era। ज्यूज जो हैं एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ भागते रहे हैं। यहूदी एक जगह से दूसरी जगह भागते रहे। जिस कंट्री में रहते थे, कभी कुछ सालों में, 50 सालों में, 60 सालों में एक ऐसा माहौल बनता था कि उनको सूली पे टांग देते थे। उसी नफरत के कारण गला काट दिया जाता था, मार दिया जाता था। कई जगह उन्हें मनहूस समझ के मार दिया जाता था। और इस तरह से लास्ट में आकर उन्होंने इजराइल में, जो जहाँ पर अभी उन्होंने अपना एक आशियाना बनाया है, जहाँ उन्हें जगह मिली है, लेकिन उसकी भी लड़ाई चल रही है। तो क्रिश्चियंस ने इतने ज्यूज को मारा, ये एक बात। आगे बढ़ते हैं। अब एक लड़ाई के बारे में बात करते हैं, द क्रूसेड। द क्रूसेड क्या था? ये 11th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच चला, जब जेरूसलम पे मुस्लिमों का शासन हो गया था, जो कि एक होली लैंड है उनका। तो वहाँ पर क्रिश्चियंस ने ये डिसाइड किया कि हमें जेरूसलम को वापस लेना है मुसलमानों से। तो क्रूसेड वॉर, ये लड़ाई थी, ये वॉर छेड़ी गई किसके द्वारा? बाय द क्रूसेड वॉर, अ सीरीज ऑफ मिलिट्री कैंपेन्स इनिशिएटेड बाय क्रिश्चियन यूरोपियन पावर्स। क्रिश्चियन यूरोपियन पावर्स ने ये वॉर छेड़ी थी प्राइमरली अगेंस्ट मुस्लिम कंट्रोल्ड टेरिटरीज। मुसलमानों के कंट्रोल में जो टेरिटरीज थी, जो एरियाज थे इन द मिडिल ईस्टर्न एरिया फ्रॉम 11 to 13 सेंचुरी। और सन 1099 में इन्होंने जेरूसलम पे कब्जा कर लिया। इस पीरियड में ओवरऑल डेथ टोल ऑफ द क्रूसेड इज एस्टिमेटेड टू बी इन द मिलियंस, पॉसिबली बिटवीन 5 to 9 मिलियन अक्रॉस डिफरेंट कैंपेन्स एंड बैटल्स। जितनी सारी इनकी जो बैटल्स हुई, कई बैटल्स हुई द क्रूसेड में, जिसके अंदर लगभग 5 से 9 मिलियन, 50 लाख से 90 लाख लोग मारे गए। बोथ क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स कमिटिंग मैसेकेयर ऑफ प्रिजनर्स एंड सिविलियंस। अब जाहिर सी बात है, फिर मुस्लिम भी लड़ेंगे, वो डिफेंड कर रहे थे। इसके बीच में दोनों तरफ से खूब मारे गए। मैनी इनोसेंट पीपल डाइड। किलर्स वेयर बोथ क्रूसेडिंग क्रिश्चियन आर्मी एंड मुस्लिम डिफेंडर्स इन द होली लैंड एंड सराउंडिंग रीजन। इतना बड़ा मैसेकेयर हुआ था वहां पर, एक धार्मिक स्थान के लिए, जो कि सबका धार्मिक स्थान है, जो कि यहूदियों का भी धार्मिक स्थान है जेरूसलम, क्रिश्चियंस का भी है, मुस्लिम्स का भी है। उसके लिए लड़ाई हुई, उसी होली लैंड पे लड़ाई हुई, होली लैंड पे लड़ाई हुई है। और 50 लाख से 90 लाख लोग मारे गए हैं। क्रिश्चियंस ने आक्रमण किया था मुस्लिम्स के ऊपर। ये मैंने आपको एक चीज़ बताई। और आगे आते हैं। अब बात करते हैं यूएसए की, क्योंकि हमने यूरोप और मिडिल ईस्ट की बात की, यूएसए की बात नहीं की। यूएसए की तो कहानी ही अलग है, सुनिए जरा। 15th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी के बीच की कहानी सुनिए। वहाँ की जो ओरिजिनल कम्युनिटी थी, जिन्हें अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है, जो ब्लैक पीपल थे, जो वहाँ के ओरिजिनल लोग थे, उन्हें इतना सप्रेस किया गया। जिन्होंने आकर के, आपको पता है कि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थे, यही गए थे, यूरोपियंस ही गए थे अमेरिका में। तब तक वो एक आदिवासी जैसा इलाका था, और वहाँ पे जा कर के फिर उन्होंने ही वहाँ पे लीड करना शुरू किया, कानून बनाया, सब कुछ किया, संविधान बनाया। तो आप ज़रा देखिए, अफ्रीकन अमेरिकन्स एंड नेटिव अमेरिकन्स, इनको
पहली बात तो सन 1865 तक वहाँ पे स्लेवरी थी, लेकिन उसे स्लेवरी को एबॉलिश किया गया, स्लेवरी कानून को बंद किया गया। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन 1865, ब्लैक अमेरिकन्स फेस्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन, संस्थागत नस्लवाद। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड शब्द बहुत मैटर करता है। जहां पर आप संस्था के तहत, जहां पर आप सिस्टम को यूज करके, सरकार की इन्वॉल्वमेंट से, ब्यूरोक्रेसी के इन्वॉल्वमेंट से काम करते हैं। एक होता है कि दो ग्रुप में झड़प हो गई, झगड़ा हो गया आपस में, लेकिन यहां सरकार इन्वॉल्व है, संस्थागत इन्वॉल्वमेंट है। ध्यान दीजिए। तो ब्लैक अमेरिकन्स फेस्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू जिम क्रो लॉज। जिम क्रो की लॉज और कानून बने थे जिसमें उनको इन्फोर्स्ड सेग्रीगेशन, यानी ये काले लोग हैं, इन्हें अलग रहा जाएगा, ये हमारे साथ मिक्स होके नहीं रह सकते, सेग्रीगेशन किया गया। वोटिंग, उनके मताधिकार से वंचित किया गया, एंड आर्थिक उत्पीड़न किया गया उनका। वाइट सुप्रीमिस्ट वायलेंस इंक्लूडिंग लिंचिंग, रेस राइट्स एंड इंटिमिडेशंस, जिसमें धमकी देना, उनके खिलाफ जिसे कहते हैं राइट्स करना, सप्रेस्ड ब्लैक सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। उनके आम राइट्स, उनके आम अधिकार जो ब्लैक पीपल थे वो भी ले लिए गए, और उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कि पॉलिटिक्स में उनका पार्टिसिपेशन ना हो, ये भी इंश्योर किया गया। दिस लेड टू नियर टोटल एक्सक्लूजन ऑफ ब्लैक अमेरिकन्स फ्रॉम वोटिंग एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये इस तरह किया गया संस्थागत तरीके से कि नियर टोटल, लगभग सारे के सारे ब्लैक्स वो बाहर हो गए वोटिंग राइट से और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से, कि उनका कोई प्रतिनिधि पॉलिटिक्स में ही ना आए, संसद में ही ना पहुंचे। विथ सीवियर सोशल एंड इकोनॉमिक रिपरकशन, जाहिर सी बात है इससे उनकी स्थिति बहुत बुरी तरह गिर गई। मास किलिंग बाय यूएस गवर्नमेंट थ्रू 19th सेंचुरी। अब जरा इस पे देखिए, मास किलिंग गवर्नमेंट कर रही है। उन्होंने एक एक्ट बनाया, उसका नाम था इंडियन रिमूवल एक्ट 1830 में। यहां पर इंडियंस को हटाने की बात नहीं हो रही है दोस्तों, ये अलग ही कहानी है, जहां पे बहुत पहले की बात है, जब ब्लैक पीपल को गलत फहमी में इंडियन समझा जाता था। और ये क्लैरिफिकेशन भी दिया गया कि भाई वो कोलंबस गलती से पहुंच गया था, तो उसने उसको इंडिया समझ लिया था, वेस्ट इंडीज के आसपास, तो उसने वो इंडी शब्द का प्रयोग किया था। इंडी माने एशिया के अमीर लोग। इंडी, जो इंडिया बोला जाता है, तो उसकी तब मीनिंग होती थी जब कोलंबस आया था, कि एशिया के अमीर लोगों को इंडी कहा जाता, INDIE। तो जब वो कोलंबस गलती से वहां पहुंच गया था, वेस्ट इंडीज के आसपास, अमेरिका में ही था, तो उसे लगा कि मैं इंडिया पहुंच चुका हूं, तो उसने इंडी नाम दे दिया था। बाद में उसे पता चला कि नहीं, ये इंडिया नहीं है, इसके क्लैरिफिकेशंस हुए, लेकिन तब तक जो ब्लैक कम्युनिटी थी ना, उनको इंडीज, इंडियन ये बोलना शुरू हो गया था। तो इसलिए तब भी ये गलतफहमी में ये नाम था, तो इसका नाम है इंडियन रिमूवल एक्ट। इंडियन मतलब ब्लैक पीपल, अमेरिका के, अफ्रीकन के लिए यूज हो रहा है, ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन के लिए यूज हो रहा है, ये इंडिया के लिए यूज नहीं हो रहा है। उन्होंने ये एक्ट बनाया, इसकी वजह से थाउजेंड्स पीपल डाइड ड्यूरिंग फोर्स्ड रिलोकेशन। उनको जबरदस्ती हटाया जा रहा था कि तुम यहां नहीं रह सकते, यहां गोरे लोग रहेंगे, तुम्हें बस उस तरफ रहना है। कोई जगह दे दी गई कि यहां पे काले लोग सब यहां रहेंगे, ये लो क्लास सिटीजन है। यूएस गवर्नमेंट वेज्ड वॉर्स दैट किल्ड लार्ज सेगमेंट ऑफ नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन। उनके खिलाफ वॉर ही घोषित कर दी थी यूएस गवर्नमेंट ने। देखिए क्या हो रहा है नेटिव अमेरिकन के साथ, जिनका असली में अमेरिका था। 1500 अटैक गवर्नमेंट ने उनके ऊपर किए, और 1500 attacks was authorized by US government. Overall, historians estimate that between 50 to 90% of the pre-contact Native American population perished. लगभग 50 to 90% of Native Americans मर गए इस वॉर में, इस लड़ाई में। जो एक तरफ सरकार लड़ रही है, एक तरफ आम आदमी है, जिसके पास ना कोई सोशल अधिकार है, जिसके पास ना पॉलिटिकल अधिकार है, ना वोट देने का अधिकार है, प्लस गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ वॉर छेड़ दी है। 50 to 90% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक अमेरिकन को मार डाला। ऐसे समझिए कि मार के ही माने कि चाहिए ही नहीं हमको। ये इतिहास जरा गौर करिए कि क्या कर रहे हैं क्रिश्चियंस, क्या कर रहे हैं अमेरिकन्स, क्या कर रहे हैं यूरोपियंस, जरा देखिए।
उन ब्लैक पीपल को, ये नस्लवाद की हाइट है ये उदाहरण। दोस्तों आपने एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर एक राइटर है, अमेरिकन राइटर है, वो आकर इंडिया में कुछ कमेंट करती है, जिसके ऊपर एक जो ऑडियंस होता है वो गुस्सा होके बोलता है कि यू अमेरिकन्स, यू हैव सो मच ऑफ अगेंस्ट योर नेटिव अमेरिकन्स एंड यू कम हियर एंड टीच अस। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। वो नेटिव अमेरिकन का मसला ही मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया अपने लोगों के साथ। तो लगभग 50 टू 90% पीपल मार दिए गए, और जो इसमें लोग मारे गए वो आप समझिए कि लगभग 8-9 मिलियन लोग, लगभग 50 लाख से 90 लाख, जैसे मैंने पहले एक नंबर बताया था, वही लगभग यहां समझिए कि इतने लोग मार डाले गए, खत्म कर दिया एक कम्युनिटी को। थोड़े से बचे जो थोड़े से ब्लैक्स दिखाई देते हैं वहां पे। उसके बाद में आज बात की जाती है कि वाह, अमेरिका केम विथ पीस एंड नाउ ब्लैक एंड वाइट दे लिव टुगेदर। उनका पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेसी में। हम अपनी गलतियों को पार कर गए, अपनी गलतियों से ऊपर आ गए। 90% को मार के कुछ गिने चुने रह गए। एनीवेज, आगे देखते हैं। ब्लैक पीपल की बात चल रही है तो साउथ अफ्रीका को आप कैसे भूल जाएंगे, जहां साउथ अफ्रीका में एक रंग भेद चल रहा था, और उसको लेकर के यहां तक होता था कि इवन जब महात्मा गांधी वहां गए थे दोस्तों, उस पीरियड में भी ये चल रहा था, जहां पर ये कहा गया गोरे लोग जो थे वहां भी गए थे। ब्रिटिश ने तो हर जगह कॉलोनी बनाई थी, तो वो वहां पे जो रह गए थे वो कहते थे कि हमारा, जैसे जो ब्रिटिश वहां चले गए थे अमेरिका में, वो कहते थे हम अमेरिकन हैं, और जो वहां चले गए थे अफ्रीका में कहते थे हम अफ्रीकन है, साउथ अफ्रीकन है। तो साउथ अफ्रीका में जो ब्रिटिश थे, जो गोरे लोग थे, सबसे ज़्यादा रेसिज्म, ये तो बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। आप देखिए ना, साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को क्रिकेट से निकाल दिया गया था जब 90s में वो वापस आए, तब जाकर के उन्हें वापस क्रिकेट खेलने का राइट मिला, जब एलन डोनाल्ड इंडिया में आया था, याद करिए। तो क्या हुआ कि वहां पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल सेग्रीगेशन, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, जहां पे सरकार इन्वॉल्व होती है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेग्रीगेशन किया गया। फिर ब्लैक पीपल यहां नहीं रह सकते हमारे बीच में, उनके लिए, काले लोगों के लिए एक अलग जगह बनाई गई। एक पिक्चर है महात्मा गांधी के ऊपर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ही बनी हुई है शायद, लगभग उसी पीरियड में जब वो जीवित थे, महात्मा गांधी के ऊपर। तो उसमें वो सीन दिखाया गया है कि महात्मा गांधी को भी निकाल दिया जाता है ब्लैक कंसिडर करके, और वो टेंट बांध रहे हैं जहाँ पे कहते हैं ना, यहाँ पे हमें ना रहने की जगह है, ना सैनिटेशन की जगह है, हम पॉटी कहाँ करेंगे, कोई सफाई नहीं है, हमें यहाँ ढकेल के भेज दिया गया है। तो ये वो घटना है जब ब्लैक पीपल को शहरों से हटा करके बिल्कुल बहुत खराब जगहों पे, कि ये काले लोग इधर रहेंगे, हमारे अच्छे लोग गोरे लोगों के बीच में ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेडिकल सेग्रीगेशन, नस्ल भेद जो किया गया, ऑपरेशन किया गया किसका, ब्लैक मेजॉरिटी का, बाय द वाइट माइनॉरिटी। वाइट माइनॉरिटी कर रही है, जो गवर्नमेंट में है वो ब्लैक मेजॉरिटी के साथ कर रही है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन के साथ। इसमें क्या इन्फोर्स किया गया, क्या जबरदस्ती उनके ऊपर थोपा गया, फोर्स्ड रिमूवल एंड लिमिटेड पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स, अमेरिका की तरह। बिटवीन 1960 टू 1983 नस्ल भेद कानून के तहत 35 लाख ब्लैक अफ्रीकन जबरदस्ती अपने घरों से हटाकर नस्लीय रूप से अलग अलग क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिए गए, जो मैं बता रहा था आपको। नेटिव लैंड एक्ट बनाया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेटिव एक्ट बनाया गया, और साउथ अफ्रीकन्स, इसके तहत साउथ अफ्रीकन्स के वोटिंग राइट्स रेस्ट्रिक्ट किए गए, रेस्ट्रिक्टेड लैंड ओनरशिप एंड सेग्रीगेटेड एक्सेस टू जॉब्स एंड रिसोर्सेज। नौकरी पर, रिसोर्सेज पर भी उनके लिमिटेड, की ये सफाई का काम कर सकते हैं, छोटे छोटे काम कर सकते हैं, सारे काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह की चीज हुई। तो दिस सिस्टम वाज मेंटेन्ड बाय पुलिस एंड मिलिट्री फोर्सेस, कि ये कानून कौन संभालेगा, तो मिलिट्री गोली मारती थी, पुलिस गोली मारेगी उनको, पुलिस हैंडल करेगी। बाद में आपको पता है कि नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में थे, जो एक पार्टी को प्रतिनिधित्व कर रहे थे और इसका विरोध कर रहे थे। उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन इसको लेकर के सिविल वॉर चढ़ती रही, लोग लड़ते रहे। एक टाइम के बाद जो माइनॉरिटी सो कॉल्ड वाइट कम्युनिटी थी, वो इसको हैंडल नहीं कर पाई, और उसके बाद नेल्सन मंडेला को जेल से छोड़ा गया, और 1990 में जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने फॉरगिवनेस, एक इसका उदाहरण दिया जाता है कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी से कहा कि आओ, हमारे ऊपर बहुत एट्रॉसिटी की इन गोरों ने,
लेकिन हैं ये साउथ अफ्रीका के ही हमारे लोग, अब हमें आगे साथ रहना है, हम इन्हें माफ़ करते हैं। उन्होंने ये कहा इसके तहत सिविल वॉर ताकि बंद हो और फिर से एक नया अफ्रीका बन सके, फिर वो प्रेसिडेंट बने और उसके बाद नया कानून आया और उस जिसे कहते हैं ना कि एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर शुरू हुआ। तो ये मैंने साउथ अफ्रीका की कहानी आपको सुनाई जहाँ पर ब्लैक लोगों को गोरो लोगों द्वारा इस हद तक दबाया गया। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखिए जरा दुनिया में क्या क्या हुआ है। अब देखते हैं पारसी कम्युनिटी के साथ क्या हुआ। हमारे देश में दोस्तों ये जो पारसी कम्युनिटी है, हमने देखा है ये कहाँ से आए, बहुत थोड़े से जो हैं 0.01 या 001% पारसी कम्युनिटी। पर्शियन है ये, पर्शिया के रहने वाले थे। इनका जो धर्म है जिसे ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म कहते हैं, ये वहाँ से भाग कर आए। दे फ्लेड पर्शिया कब, 8th to 10th सेंचुरी में इनका धार्मिक उत्पीड़न हुआ, धर्म के आधार पर मार के भगाए गए। तो दे फ्लेड पर्शिया ड्यू टू रिलीजियस परसिक्यूशन, धार्मिक मार काट मची कि तुम दूसरे धर्म के हो, हमें बर्दाश्त नहीं। व्हेन देयर ज़ोरोस्ट्रियन फेथ, उनका ज़ोरोस्ट्रियन मानना, धर्म को मानना, वॉज ऑप्रेस्ड बाय मुस्लिम रूलर्स, जब वहाँ पर मुस्लिम रूलर्स आए तो इन्हें दबाते थे, इन्हें कन्वर्ट करना चाहते थे, इन्हें मारते थे, तो ये वहाँ से भागे एंड दे माइग्रेटेड टू इंडिया। यह है धार्मिक उत्पीड़न जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है। आइए बात करते हैं यजीदी कम्युनिटी की। ये थोड़ा मुस्लिम से मिलती जुलती एक कम्युनिटी है। यजीदी कम्युनिटी इराक और सीरिया में पाई जाती है और इनके बारे में मैं क्या ही बताऊं, वहाँ पर जो आईसिस का नेटवर्क चल रहा है, इनको इतना दबाया गया है, इनको अभी भी चल रहा है, इनका इतना अभी भी पता नहीं यजीदी कहाँ गए। जहाँ रहते थे वहाँ से कितनी लड़कियाँ उठा ली गई, रेप की गई, उनको बेचा गया, सिर्फ उनको फोर्सफुल कन्वर्जन कराया गया, उनको मुस्लिम बनाया गया। उनको इसी बात के लिए सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया कि इनका धर्म अलग है, सिर्फ इस बात के लिए। उनकी कोई लड़ाई नहीं थी, सिर्फ धर्म की वजह से उनको। देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। तो यजीदी कम्युनिटी वॉज टारगेटेड फॉर देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड रिफ्यूजल टू कन्वर्ट टू इस्लाम, क्योंकि उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर दिया था। सफरिंग, मास किलिंग, एक साथ मार दिए गए, एब्डक्शन हुआ, उठा लिए गए, एंड फोर्स्ड कन्वर्जन्स इराक और सीरिया में होते रहे। 5,000 से 7,000 एब्डक्टेड, ये जो काउंट पता चल पाया, कोई ज़्यादा का पता ही नहीं है, गायब हो गई। 4 लाख की कम्युनिटी कहाँ है पता नहीं चलती। एब्डक्टेड, मैनी endured serial rape, sexual slavery, टेम्पररी मैरिज, यानी जो फाइटर्स हैं वो थोड़े दिन के लिए शादी करके अपने पास रखते हैं, फिर दूसरे को दे देते हैं, दूसरा शादी करके रखता है, तीसरा रखता है, ये चीज़ चल रही है वहाँ पे। तो लड़कियों को बेचना, स्लेव मार्केट जो कि है मोस्यूल और रक्का में, वहाँ पर उनकी मार्केट लगती है, डेली रेप्स होते रहे। पासिंग विमेन बिटवीन फाइटर्स वाया टेम्पररी मैरिज जो मैंने बताया। तो ये सारी चीज़ें यजीदी महिलाओं के साथ हो रही हैं, यजीदी कम्युनिटी को इस तरह मारा जा रहा है और ये आज हो रहा है दोस्तों। सबसे ज़्यादा ये जो हुआ है, ये जब आईसिस बहुत ज़्यादा एक्टिव था तब ज़्यादा हुआ है। अब बात करते हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स की। 2017 में एक जेनोसाइड कैंपेन चला म्यांमार में। म्यांमार को पहले बर्मा बोलते थे, अब म्यांमार है। इनको टारगेट किया गया, रोहिंग्या मुसलमानों को, टारगेटेड बाय द म्यांमार मिलिट्री एंड लोकल बुद्धिस्ट नेशनलिस्ट ग्रुप्स। म्यांमार की मिलिट्री और लोकल बुद्धिस्ट नेशनलिस्ट ग्रुप, वहां के बुद्धिस्ट नेशनलिस्ट ग्रुप ने उनको मारना शुरू किया, इंक्लूडिंग फ्रैक्शंस सपोर्टेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। कुछ ऐसे तत्व जिन्हें बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बुद्धिस्ट पुजारी जिन्हें मॉन्क कहा जाता है, जो सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों ने उनको टारगेट किया। और एमिड फियर्स ऑफ इस्लाम थ्रेटनिंग बुद्धिज्म, और उनको फियर क्या था कि इस्लाम जो है वो बुद्धिज्म के लिए खतरा है। इस बात पे लाखों रोहिंग्या मुस्लिम्स को, लाखों, कई लाख रोहिंग्या मुस्लिम्स मारे गए, बड़ी संख्या में मार डाले गए और वहां से भाग गए, इतना मारे गए। ये रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में बताया, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा हुआ
मुसलमानों पे अत्याचार। आगे देखिए, अहमदिया मुस्लिम्स। अहमदिया मुस्लिम्स पाकिस्तान में विशेष रूप से टारगेट किए गए। 1953 ऑनवर्ड्स इन पाकिस्तान अहमदिया मुस्लिम्स हैव बीन सिस्टमैटिकली परसिक्यूटेड। फिर सिस्टम आ गया बीच में। 1953 लाहौर राइट्स, 1947 एंटी अहमदिया राइट्स इसके उदाहरण हैं। उनको मारा गया, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके मॉस्क्स और उनके ग्रेव्स को डिस्ट्रॉय किया गया। 2010 अटैक हुआ, 2010 में एक अटैक हुआ जिसमें अहमदिया मॉस्क में 94 अहमदिया मार डाले गए जो उस समय प्रेयर कर रहे थे। इतनी नफरत, क्योंकि वो एक अलग तरीके के इस्लाम को मानते हैं, तो उन्हें जो वहां के कट्टरपंथी मुस्लिम्स हैं वो उन्हें मुस्लिम ही नहीं मानते। जो कट्टरपंथी मुस्लिम नहीं, आप आम मुस्लिम से पूछेंगे वो भी उन्हें मुस्लिम नहीं मानते, लेकिन वो खुद को मुस्लिम मानते हैं, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं। तो धर्म के आधार पे उनका परसिक्यूशन आपके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है। और इसके अंदर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड संस्थागत डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एक्सक्लूजन रिजल्टिंग इन फोर्स्ड रिलोकेशंस एंड इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स विद इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ही मारे मारे फिर रहे हैं दूसरी जगह, इतने मारे जा रहे हैं अहमदिया मुस्लिम। तो ये मैंने आपको अहमदिया मुस्लिम्स की कहानी सुनाई दोस्तों। तो मेरा जो कहने का जो तात्पर्य है यहाँ पर, वो मैं ये नहीं कह रहा, हमारे देश में भी सती प्रथा थी, हमारे देश में जाति प्रथा थी और बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या। और हम अपनी समस्याओं से लड़े, हमने सुधार किया, और बाकी की दुनिया ने भी, आप इसको पढ़ के समझिए कि अपने तरीके से उनका एक सिविल वॉर होता रहा, लड़ाई होती रही, उसमें सुधार हुआ। मैं एज ए इंडियन बस ये चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जितना इतिहास पढ़ाया गया, जितनी इन्फॉर्मेशन फिल्मों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुँचती रही, उसने मुझे हमेशा ये एहसास कराया कि हम इंडियंस बहुत बुरे रहे हैं, हम इंडियंस बहुत ख़राब रहे हैं, हम इंडियंस बटे हुए थे, हम इंडियंस विमेन के साथ गलत करते थे, अपने लोगों के साथ गलत करते थे। और अगर ब्रिटिश नहीं आए होते तो हम अब भी जंगली होते, अगर ब्रिटिश नहीं आए होते तो हम लोगों के साथ बुरा कर रहे होते, हम आगे नहीं बढ़ते, हम राष्ट्र ना बना पाते। और दोस्तों बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत बुराई है, शायद हमसे भी ज़्यादा। तो अपनी बुराइयों को, मैं ये नहीं कहता उससे हमारी बुराई कम हो जाती है, लेकिन एज ए इंडियन हमें झुकने की ज़रूरत नहीं, हमें शर्मिंदा इस तरह आज होने की ज़रूरत नहीं कि हम दूसरे से आंख नहीं मिला सकते। दुनिया के हर कोने में परसिक्यूशंस हुए हैं, लोग मारे गए हैं, कभी रंग के नाम पे, कभी महिलाओं के नाम पे, कभी जिसे कहते हैं एक रेसिज्म के नाम पे। तो ये और आज भी हो रहा है दुनिया में। तो एक दुनिया में एक ही ऐसा देश है हिंदुस्तान। दोस्तों हमें जानना चाहिए, इंडिया ही एक ऐसा देश है जो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, और पहले भी था, और बहुत अमीर था, बहुत रईस था, लेकिन इंडिया ने अपनी टेरिटरी, जो भारत की अफगानिस्तान से लेकर के लगभग श्रीलंका के आसपास तक ये जो हमारी इंडियन टेरिटरी है, जहाँ पे हमारी सिविलाइजेशन है, इसके बाहर जाके हमने कभी किसी दूसरी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया, दूसरे धर्मों को डिस्ट्रॉय नहीं किया। सिर्फ हम हैं वो, हमने नहीं मारा। हमारे यहाँ दूसरी बात, कोई भी धर्म, किसी भी धर्म का कोई अगर परसिक्यूट होकर के आया, मारा गया उसे, तो हमने उसे जगह दी, हमने उसे पनाह दी। धर्म के आधार पे हमने कभी किसी को नहीं मारा, हमने सबको जगह दी, हमने सब किसी के धर्म को छोटा नहीं दिखाया। हम वो कौम हैं एज ए इंडियन। हमने हमने हमारे अंदर जो कमियां हैं उस पर खुद काम किया, उस पर सुधार करने की कोशिश की। हमने हर जगह से अच्छाई लेने की कोशिश की। हमने ब्रिटिश हमारे मुल्क में आए तो हमने उनसे भी सीखा, हमने उनसे जो अच्छी चीज़ें सीखी हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहता हमें ब्रिटिश से नफ़रत करनी है, मैं ये नहीं कहता कि हमें मुस्लिम से नफ़रत करनी है, मैं ये नहीं कहता हमें क्रिश्चियन से नफ़रत करनी है, हमें किसी से नफ़रत नहीं करनी है। लेकिन बस हमें कॉन्फिडेंस में रहना है कि हम एक बहुत ही कमाल की सिविलाइजेशन है, हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, हमारे अंदर बहुत पावर है। हमारे आत्मविश्वास को तोड़ दिया गया। मैंने ये सब रिसर्च किया तो मुझे पता चला, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं था कि विच हंटिंग होती थी। बस हमेशा हमारी मूवीज़, मुझे दुख है इस बात का कि हमारी मूवीज़ ने हमें कभी ये कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि दुनिया में भी इतना बुरा होता रहा है, हमें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप को बहुत ख़राब समझने लगे, ये नहीं होने देना चाहिए।
तो ये हमारी मूवीज़, हमारे लिटरेचर, हमारे मीडिया, ये जो, और मैं ये बात कर रहा हूँ पिछले 30-35 सालों में, 40 सालों में जो मैंने देखा, जब से मैं बड़ा हुआ, तो मैं जितना मैंने नोटिस किया, तो ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर देने में नाकाम रहे। तो मैंने सोचा आज मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बता रहा हूँ कि ज़रा देखिए दुनिया ने क्या किया है अपनों के साथ, दूसरे धर्मों के साथ, महिलाओं के साथ। ये देखिए, बहुत बड़े जुल्म, बहुत बड़े पाप किए हैं इंडिया के कंपैरिजन में। हमने भी किए हैं, जिंदा जलाया है अपनी बेटियों को सती प्रथा के नाम पर। बट सती प्रथा किसी धर्म में, हिंदू धर्म में नहीं लिखा हुआ था, कुप्रथा थी। जैसे बहुत से धर्मों में कुप्रथा है। हम हलाला देखते हैं, हलाला के रैकेट्स चलते हैं पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के मीडिया में रिपोर्टेड है, यूट्यूब पे वीडियो में मिल जाएगा, उनके मीडिया में रिपोर्टेड है। हलाला के रैकेट चलते हैं, जहाँ पर मौलवी, वहाँ पे बोर्ड लगते हैं, मैंने सुना है वहाँ पे होर्डिंग्स लगते हैं, उन न्यूज़ चैनल्स पे आप देखिए लगा हुआ है कि हलाला कराना चाहते हैं तो हमारे पास आएँ, लाख रुपए दे दीजिए, 1.5 लाख रुपए दे दीजिए, 2 लाख रुपए दे दीजिए, हम हलाला कर देंगे। जिसके अंदर एक मुल्ला, एक मौलवी, वो उस लड़की से शादी करता है, 1-2 दिन के लिए उसे अपने पास रखता है, फिर उसे तलाक दे देता है, फिर जाके वापस उसी शौहर से वो शादी कर लेती है। ये कुरान नहीं सिखाता, ये नहीं है कुरान, लेकिन ये चल रहा है। ये इंडिया में भी हुआ है, बहुत बहुत हुआ है। तो ये सामाजिक कुरीति है। जैसे कि सती प्रथा भी धर्म में नहीं था, एक सामाजिक कुरीति थी। ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ इस दुनिया में हैं, और ये स्टोरी एंड होने वाली नहीं है। इंसान ने जितने जुल्म किए हैं, मैंने तो पर्यावरण की बात ही नहीं की, इंसान ने नेचर के साथ कितना गलत किया, इंसान ने प्रकृति के साथ कितना गलत किया। और क्या इंसान आज सही कर रहा है? आज भी सही नहीं कर रहा है। मैंने कभी आपको बताया था कि सूडान में जो इतने लोग मारे जा रहे हैं, उसके आस लेबनान में, लीबिया में, सीरिया में जो लोग मारे जा रहे हैं, वहीं जो रिच मुस्लिम कंट्रीज हैं वो फंड कर रही हैं उन वॉर को, वो लड़ाई नहीं खत्म होने दे रही हैं। 10 लाख से ऊपर लोग पिछले कुछ साल में मार दिए गए। सारा फोकस जो है वो फिलिस्तीन और इजराइल के ऊपर है, जहां 60,000 लोग मारे गए, 60,000 मुसलमान मारे गए, और यहां पर 10 लाख से ऊपर मुसलमान मारे गए। लेकिन इसकी बात इसलिए सामने नहीं आती क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज ने उन्हें अपना वॉर ग्राउंड, बैटल ग्राउंड बना रखा है, अपने ईगो की वॉर खेल रहे हैं वो वहां पे। दोस्तों, तो मैंने वो टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं की आपसे, हालांकि मैंने उसको नियो कोलोनिज्म आजकल कहा जाता है, नव उपनिवेशवाद, जिसके ये जो मुस्लिम कंट्रीज वहां कर रही हैं, आम मुसलमान इतनी संख्या में मारा जा रहा है, लेकिन वो युद्ध खत्म नहीं होने दे रहे। वो फंड करते हैं, पैसे देते हैं, लड़ते रहो, मारते रहो एक दूसरे को। ऐसे भी दौर हमने देखे हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, जब ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करती थी, तो जो वहाँ के आदिवासी प्रजाति होते थे, वहाँ पर जो ब्रिटिश मिशनरीज जाती थी, जो चर्च जाते थे, जो धर्म का प्रचार करने वाले जाते थे, वो यहाँ तक अपनी आर्मीज को कहते थे कि ये लोग जंगली हैं, ये लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते, इसलिए ये जानवर के समान है। तो अगर तुम इन्हें जान से भी मार दोगे तो सिन नहीं होगा, पाप नहीं होगा। ये भी इतिहास में रिकॉर्डेड है। इतना कुछ दुनिया में हुआ है दोस्तों। हम इंडियंस ने ऐसा नहीं किया है किसी और सिविलाइजेशन के साथ। हमने जो अपनी गलतियां करी हैं उसमें सुधार किया है, हमें अफसोस है, लेकिन हमें दूसरे के सामने सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखते हुए फिर से अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपनी कौम को आगे बढ़ाना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, हमें डेवलपमेंट करना है, और बहुत कुछ हमारी गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत है। हमें ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि आज अमेरिका के पास एप्पल है, चाइना ने वन प्लस बना दिया जो उससे compete कर रहा है। हमारा क्या है कोई फ़ोन, है कोई ब्रांड? तो हम अगर विश्व गुरु बनना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पावर, अगर हम इस दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो हम उससे बहुत दूर हैं अभी। तो उसके लिए हमारे लोगों में वो सबसे पहले, आपको पता है जो नितिन याहू है, नितिन याहू, ये जब एक वॉर हुई थी इजराइल की, तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, जो आज उनके प्रेसिडेंट हैं। ये इनके जो बड़े भाई थे, वो एक लड़ाई हुई थी जिसके अंदर करीब 100 ज्यूस को एक प्लेन में हाईजैक कर लिया गया था, और इनके भाई आर्मी में थे, बड़े भाई, जिन्होंने जा करके वहाँ पर एक ऑपरेशन किया था उस मुल्क में, अफ्रीका के उस मुल्क में, और उन ज्यूस को जिंदा छुड़वा के लाए थे। ये हिस्ट्री की ब्रेव घटनाओं में किसी मिलिट्री द्वारा गिनी जाती है। और इसके बाद, लेकिन जब ये एक वॉर की स्थिति, इनके ऊपर अटैक हुआ था,
वॉर की स्थिति में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से नेतन्याहू चले आए थे। और जब भी दोस्तों वहाँ पे एक कल्चर है, जब इज़राइल के ऊपर कोई भी अटैक होता है तो जितने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर दुनिया के बड़े-बड़े जो कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं। वो वापस आ जाते हैं अपने देश में, अपने देश को सपोर्ट करने के लिए। ये एक हमें नेशन के प्रति ये रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मेरा सारा मकसद वो है, अपने देश को रिस्पेक्ट करिए, अपने देश को मोहब्बत करिए, अपने देश के बारे में सोचिए। कोई करप्शन नहीं, कोई लूट नहीं। अगर आप सुपर इंटेलिजेंट हैं, अगर आपके फादर ऑलरेडी करोड़पति हैं, क्यों अमेरिका जाते हो? क्यों विदेश जाते हो? इस देश में रह के कुछ करो, कुछ तो बनाओ, कुछ डेवलपमेंट करो, कुछ शुरू करो। हम छोटे-छोटे बिज़नेस करें पुराने मॉडल पे। हमारे बिज़नेस का मकसद दुनिया में नंबर 1 होना नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे लाखों बिज़नेस स्टार्ट करने हैं जिसका मकसद ये है कि हम लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट दें। हम सही प्रोडक्ट भेजें। हम फरेबी प्रोडक्ट्स ना बेचें। पैसा कमाना हमारा मकसद ना हो। हम क्वालिटी ऑफ फूड डिलीवर करें, हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर करें। जो भारत की खासियत थी, हम प्रकृति को नुकसान ना करें, हम नेचर को नुकसान ना करें, हम जानवरों को नुकसान ना करें। मैंने तो इंसानों की एट्रोसिटीज़ बताई, हमने जानवरों पे कितनी की होंगी। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। दुनिया में हिंदुस्तान भी आ गया। हमने प्रकृति के साथ क्या किया, सारा प्लास्टिक वर्ल्ड बना करके। तो हमें ये सोचना चाहिए दोस्तों। तो मेरा सारा मकसद है कि हम इंडियंस जागें, अपने देश के बारे में सोचें, अपने कॉन्फिडेंस से अपने आप को ऊपर करें, अपनी ताकत को पहचानें और इस देश के लिए कुछ मर मिटने का, कर गुजरने का एक जज्बा हमारे अंदर पैदा हो। जो पैसे से कमज़ोर है उसकी मजबूरी है, लेकिन जो पैसे से मजबूत है कम से कम वो जुटे इसमें। और जो पैसे से कमज़ोर है वो ऐसे सही लोगों के साथ जुटे जो इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, डेडिकेट कर रहे हैं अपने टाइम और एनर्जी को। थैंक यू फ्रेंड्स। जय श्री राम। वंदे मातरम।